देखो यूजफुलनेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, आपको जो बोर मॉडल है उसके आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं कि क्या क्या फायदा लगा था बोर मॉडल से। बोर मॉडल हम पढ़ चुके थे। बोर मॉडल क्या था, एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ चुके थे। अब जो हमने बोर मॉडल पढ़ा है उसके यूज क्या है वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल या बोर थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। देखो इसने ये बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होगा वो अपनी एनर्जी कभी लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, मींस एटम स्टेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग एटम क्या है, स्टेबल है। तो हेंस बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बोर ने मेन क्या किया था, एटम की स्टेबिलिटी को क्या किया था बेटा, एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला यूज है बोर का कि इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड की दिक्कत थी, रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, वो किसकी करेक्ट फॉर्म थी, बोर की। बोर ने बोला था कि एटम आपका स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिर सकता। सेकंड क्या है बेटा इसका, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। उसने एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर सीरीज नहीं पढ़ी थी आपने, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, उसको किसने एक्सप्लेन किया, बोर मॉडल ने। थर्ड क्या था, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है अभी। एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था मैंने कल, -1312 बताया था ना, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस किलो जूल पर मोल। तो इस उस फार्मूले का यूज करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, उसके इलेक्ट्रॉन की। सेकंड फायदा क्या था बोर मॉडल का, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द रेडियस, मैंने फार्मूला बता दिया था रेडियस का, एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी किससे फाइंड आउट हो सकती है, बोर मॉडल ऑफ एटम से। तीनों के फार्मूले हम कर चुके हैं पीछे पेज पे। एनर्जी का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, हमने वेलोसिटी का फार्मूला भी पढ़ा है और रेडियस का फार्मूला भी पढ़ा है। ये सारे फायदे या यूजफुलनेस थे बोर मॉडल के। अगला लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल की, भाई कमियां क्या रही बोर मॉडल। देखो कमियां हर मॉडल में होती हैं ताकि फिर अगला मॉडल नया आए। तो इसकी कमी क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मीन क्या है बेटा, देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल का तो स्पेक्ट्रम बता सकता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। कौन एक्सप्लेन नहीं कर सका, बोहर। सेकंड क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड समझा देता हूं होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आपने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। यदि इसके रास्ते में आप लाइंस लेके जाओगे, स्पेक्ट्रम की लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी, कोई इस तरफ चली जाएगी, कोई इस तरफ चली जाएगी, कोई इस तरफ चली जाएगी। इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई भी स्पेक्ट्रम की लाइंस लेके जाओगे, रेडिएशन लेके जाओगे, तो स्प्लिट का मतलब बिखर जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था बोर मॉडल ने। तो देखो, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनका स्प्लिट होना किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, उनको नहीं बता सका। उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, मान लो मैं एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, एक यहां पर मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी, मैंने मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी, और यहां पर आपकी लाइंस आ रही हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये भी क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, कोई इस तरफ चली जाएगी, कोई इस तरफ चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का बिखरना, स्प्लिट होना, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो आपका बोर मॉडल क्या नहीं बता सका, स्टार्क इफेक्ट भी नहीं बता सका था।
तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्टार्क इफेक्ट के बारे में कौन नहीं बता सका आपका बोर मॉडल, ये इसकी कमियां थी। अभी इस पेज में कोई डाउट है? नेक्स्ट है बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल की नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी? ये 3D मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका किसका, एटम का। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम। देखो एटम आज के टाइम पे 3 डायमेंशनल है, बोहर ने जो दिया था वो कितना डायमेंशनल दिया था? 2 डायमेंशनल। तो एटम का 3 डायमेंशनल ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब 3D में ही नहीं एक्सप्लेन कर सका, 3D में ही नहीं है, तो क्योंकि शेप किसी भी मॉलिक्यूल की 3D में होती है हमेशा, तो ये किसी शेप, किसी मॉलिक्यूल की क्या भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये सारी लिमिटेशन कितनी थी बोहर की। अगला देखो, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर बताओ। ड्यूल नेचर होता है क्या? ड्यूल सिम यूज करते हो ना, तो ड्यूल का मतलब होता है दोहरा। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या बोलता है? देखो कि डी ब्रोगली जो है स्टेट दैट एवरी पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ड्यूल नेचर, मतलब वेव नेचर भी होता है और उसका कैसा नेचर होता है आपका? पार्टिकल नेचर भी। मीन्स कोई भी पार्टिकल जो आप देखते हो, आप प्रोटॉन देखते हो, आप इलेक्ट्रॉन देखते हो, ठीक है, फोटोन देखते हो, हर पार्टिकल की दो तरह की नेचर होती है। एक वेव नेचर होती है, मतलब वेव की तरह भी चल सकता है, वेव नेचर का मीन क्या है? वो वेव की तरह भी चल सकता है ऐसे। और पार्टिकल नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन में चल सकता है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे। तो हर पार्टिकल है उसकी दो तरह की नेचर होती है, एक वेव नेचर और एक कैसी नेचर होती है आपकी? पार्टिकल नेचर। तो देखो इसके बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आई जिसका नाम था डी ब्रोगली इक्वेशन। एक इक्वेशन था जिसका नाम क्या था? डी ब्रोगली इक्वेशन। उसने क्या बोला कि दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड। यदि आपका कोई भी पार्टिकल है और उसमें दोनों करैक्टर भी हो सकते हैं, तो उसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको फार्मूला याद करना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फार्मूला याद करना चाहिए। ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है जो वेवलेंथ कैलकुलेट करती है किसी भी पार्टिकल के लिए। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है? देखो इस जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, इसका डेरिवेशन कैसे है? देखो ये आपका डेरिवेशन है। देखो एक तो थ्योरी आपने पढ़ी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो आपने पीछे पढ़ ली, वो बोलता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ज्योति ने मेरा पाओ, ज्योति की थे। सेकंड जो थ्योरी है वो है आइंस्टीन इक्वेशन, वो किसके बराबर है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये दो आपकी इक्वेशन हो गई, एक आपकी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू और एक E होगी क्या होगी? एम सी स्क्वायर। यदि मैं दोनों को मिला दूं, दोनों E के बराबर है, तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा? आपका एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम सी स्क्वायर। यहां से सोल्व करो, न्यू किसके बराबर हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। सी से ये सी चला जाएगा एक, तो यहां से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा आपका? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? एच अपॉन एम सी, जिसके अंदर सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है जो हमने पहले यूज कर ली, एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पता है 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये है आपकी इक्वेशन। तो अभी के लिए ये इक्वेशन याद करो एक बार, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। लैम्डा तो अपना आ गया एच अपॉन एम वी। देखो वहां पर पीछे था आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यदि मैं सी को वी रख दूं, तो क्योंकि सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, पर जरूरी नहीं हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो, तो मैंने सी को चेंज करके मैंने क्या लिख दिया? वी। तो अब जो लैम्डा है वो किसके इक्वल आ गया आपका? एच अपॉन एम वी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया आपका? एच अपॉन एम वी। और एम वी क्या होता है आपका? एम वी होता है मोमेंटम, पी। पढ़ा होगा फिजिक्स में, मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है? पी, मोमेंटम के बराबर। तो यहां से जो फार्मूला है लैम्डा का,
वो लैम्डा किसके बराबर आया है आपका h अपॉन mv, और mv किसके बराबर है आपका p के बराबर है। तो यहाँ पर यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो v क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट और p क्या है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब इसके बारे में देखो कि डी ब्रोगली इक्वेशन इज ओनली सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है लैम्डा निकालने के लिए, ये सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, छोटे पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है। जैसे मान लो आपके लिए एप्लीकेबल हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन, इनके लिए एप्लीकेबल है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक बोल। बोल हो गया ना, आप समझ लो ना बोल। तो ये बड़े पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है, बिकॉज जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका फार्मूला है एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी का मतलब क्या है, वेवलेंथ और मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है आपके इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जो आपकी वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे आपके बोल जैसे, मास इज लार्ज, तो उनका मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे कंपेयर में इसका मास ज्यादा होगा, तो लैम्डा विल बी वेरी लेस टू कैलकुलेट। मतलब लैम्डा इतनी छोटी आ जाएगी कि आप उसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। दोबारा सुन लो, लैम्डा बराबर है एच अपॉन एम वी। लैम्डा किसके बराबर है, एच अपॉन एम वी। मास यदि मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा कम हो जाएगी। तो यदि आप कोई भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हो, जैसे बॉल लेते हो या कुछ भी लेते हो, उसका मास इतना ज्यादा हो जाएगा तो आप लैम्डा निकालोगे इतनी छोटी आएगी कि आप उसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीजें सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए क्या होंगे, सिर्फ एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट दी लैम्डा। आपको लैम्डा निकालनी है। मास दे दिया आपको इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुना 10⁻³ kg। वेलोसिटी दे दी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। एच की वैल्यू दे दी, और आपको क्या निकालनी है, लैम्डा निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, लैम्डा। तो फार्मूला क्या है लैम्डा का, बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मास कितना है, 9.1 गुना 10⁻³ kg। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। वी क्या है, वेलोसिटी। तीनों चीज दे रखी हैं, तो वैल्यू पुट करो। लैम्डा किसके बराबर है, 6.6 10⁻34। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपकी वेलोसिटी। इस पेज में कोई डाउट है तो पूछो। लैम्डा में जब आप वैल्यू पुट करके आओगे, लैम्डा की वैल्यू देखोगे तो 6.6/9 10⁻, सारी एक साथ कर लेना, -34 + 31 -3। तो सॉल्यूशन बचा है सिर्फ। फिर 66 डिवाइड में कितना रह जाएगा, 9.1 10⁻⁻6। जब आप 6.6 से डिवाइड करोगे 9.1 तो बचेगा 0.725 गुना 10⁻⁻6। तो यदि मैं 0.72 को 7.2 लिख दूं तो माइनस की पावर बढ़ के कितना हो जाएगा, -7। तो 7.25 गुना 10⁻5 गुना 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आपको मास ऑफ फोटोन निकालना है जिसकी लैम्डा की वैल्यू दी गई हो। आपको मास ऑफ फोटोन निकालना है जिसकी लैम्डा की वैल्यू दी गई हो। तो कैसे निकालना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3.6 गुना 10 एंगस्ट्रॉम। तो 3.6 गुना 10 कितना हो जाएगा, -10। क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका, एक एंगस्ट्रॉम वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट जितनी होती है, तो फोटोन ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वेलोसिटी भी आ गई, आपके पास लैम्डा भी आ गया। तो आपको मास निकालना है। फार्मूला क्या है, लैम्डा किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, आसान है बिल्कुल। ये लैम्डा की वैल्यू ऊपर रही, ये रही लैम्डा की वैल्यू। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 10⁻34। डिवाइड में आपका मास निकालना है। वेलोसिटी कितनी है, लाइट जितनी, 3 गुना 10⁸। तो यहाँ से मास निकाल लो, कैलकुलेशन बच गई। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, 6.6 गुना 10⁻34 डिवाइड बाई 3.6 गुना 10⁻10 गुना 3 गुना 10⁸। तो सोल्व करो।
इसको सोल्व करोगे और 10 की पावर सारी इकट्ठी करोगे तो 10 की पावर आ जाएगी -34 + 10 - 8 6.6 गुणा डिवाइड में 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये तो रह जाएगा 6.6 डिवाइड में 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3 10 की पावर आ जाएगा -32 तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6.13 गुणा 10⁻⁻29 kg। आप इसको सोल्व करके देखना खुद, इसमें डाउट हो तो पूछो। आज के लिए